लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड 2020 का जो प्रश्न पत्र हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें शिक्षा अधिगम के सिद्धांत विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये सेशन आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप आगामी सत्र में किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम, चाहे आप डीएलएड, बीएड, बीटीसी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र अपलोड है एवं विभिन्न टॉपिकों के भी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होते हैं, 30 क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय होते हैं एवं लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपका, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है जैक्सन, क्रो एंड क्रो या वाटसन। तो जो सीखना है ये व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है स्किनर का। बीएफ स्किनर आपने नाम सुना होगा, इन्होंने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है। अगला प्रश्न है संप्रेषण का कार्य है। आपके ऑप्शन है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर संप्रेषण की बात करें तो उसमें एक दाता होता है जो सूचना को देता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सूचना को भेजा जाता है और दूसरा होता है ग्राही। तो सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना एवं उपयुक्त सभी, तो ये सभी कार्य संप्रेषण के हैं, तो यानी उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। आपके ऑप्शन है अनुकरण का, आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, करके सीखने का एवं गृह कार्य करने का। जैसे नाम से स्पष्ट क्रियाशीलता यानी करके सीखना, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है सर्वाधिक बल देता है करके सीखने पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। आपके ऑप्शन है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, लिखित या मौखिक संप्रेषण। तो इसमें देखिए कक्षा में अगर बात करें तो अध्यापक शाब्दिक यानी शब्दों के साथ तो समझाता ही है, कभी कभी वो मनोभावों के द्वारा या इशारों के द्वारा भी कोई पाठ्यवस्तु समझाने का प्रयास करता है। तो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है वो शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होता है। शब्दों के द्वारा भी समझाया जाता है और मनोभावों के द्वारा भी अपने विचारों को स्पष्ट किया जाता है। अब आगमन विधि से संबंधित सूत्र है। आपके ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखिए आगमन विधि से संबंधित सूत्र जो होता है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें जो है पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में परिभाषा बताई जाती है और उदाहरण जो है विशिष्ट होता है। उदाहरण से हम परिभाषा की तरफ जाते हैं, इसलिए इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। ये आगमन विधि से संबंधित सूत्र है, यानी तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। युक्ति यानी प्रकार। भाषा शिक्षण से हेतु उपयुक्त युक्ति कौन सी है? आपके ऑप्शन है पर्यटन, दूसरा कहानी, तीसरा वर्णन या चौथा स्पष्टीकरण। तो भाषा शिक्षण की अगर हम बात करें यानी हिंदी की बात करें तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति जो होगी ये आपकी स्पष्टीकरण होगी, क्योंकि जो भाषा को सीखने में स्पष्टता अति आवश्यक होती है, क्योंकि कई शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में जो है स्पष्टीकरण जो होता है सबसे सर्वाधिक युक्ति मानी जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है। आपके ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या सरल से जटिल की ओर। तो अगर हम बात करें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इस पर आधारित सूत्र है ये है पूर्ण से अंश की ओर। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो जो प्रदर्शन युक्ति है ये किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? आपके ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, तीसरा है उच्च स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें उच्च स्तर की तो इसमें बच्चे काफ़ी बड़े होते हैं, वो सीख चुके होते हैं। माध्यमिक स्तर में भी बच्चे प्राथमिक से काफ़ी अच्छी जानकारी उनको हो जाती है। तो अगर हम बात करें प्रदर्शन युक्त स्तर के लिए तो ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य जो है पाठ्यक्रम से संबंधित है, पाठ्य वस्तु से, अगर आप उसको करके दिखाएंगे तो बच्चों के अंदर उत्सुकता एवं रुचि पैदा होती है, वो पाठ को सीखने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर
अब आप ऑप्शन देखिए, विज्ञान, गणित, भूगोल या उपयुक्त सभी में। तो देखिए अगर हम जहाँ तक बात करें तो विज्ञान में सर्वाधिक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और गणित में कम देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन गणित का भी प्रयोग किया जाता है। भूगोल में भी आप मैप या मानचित्र का उपयोग करते हैं, ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक का बात करें तो यहाँ पे विज्ञान रहेगा, क्योंकि विज्ञान में सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपके ऑप्शन है समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा या कहानी द्वारा। तो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है बच्चे में, वो कहानी द्वारा होता है। अगर आप बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो उनके अंदर एक रोचकता, उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होने वाला है, तो खुद कल्पना करने लगते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है वो कहानी के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न संप्रेषण के घटक है। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया अगर आपको पता हो तो प्रेषक होता है, फिर संदेश होता है, फिर ग्राही होता है। तो प्रेषक संदेश को ग्राही तक पहुंचाता है, यानी उपयुक्त तीनों घटक आप जो देख रहे हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये सभी संप्रेषण के ही घटक हैं। तो यानी उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। 12वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है फ्लेंडसर, सी एलन, एनलगेज या स्किनर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता जो है सी एलन है। पाठ योजना का प्रथम बिंदु, अगला प्रश्न है आपका, पाठ योजना का प्रथम बिंदु कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या। तो अगर हम पाठ योजना का प्रथम बिंदु की बात करें तो प्रथम बिंदु जो होता है वो प्रस्तावना प्रश्न होता है, यानी पूर्वोक्त जानकारी से संबंधित होती है प्रस्तावना प्रश्न, यानी बच्चे को जो पहले से ज्ञात होता है उसी से संबंधित होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु होता है प्रस्तावना प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। 14वां प्रश्न आपने, शिक्षण के कितने वर्ण होते हैं। वर्ण नहीं होगा, ये चरण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये चा होगा। शिक्षण के कितने चरण होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो देखिए अगर शिक्षण के चरणों की बात करें तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पहला होता है जो है पूर्व क्रिया अवस्था, यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चों को पहले की जानकारी के हिसाब से उन्हें ज्ञान देता है, पहले जानता है कि उनका स्तर क्या है, कहाँ तक के पास उनकी जानकारी है। उसके बाद होता है अंतःक्रिया अवस्था, यानी इसमें अध्यापक जो है बच्चों को क्रिया करवा के उनको शिक्षा प्रदान करता है, अंतःक्रिया अवस्था। और जो तीसरी होती है उत्तर क्रिया अवस्था, यानी इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का कि वो कितना सीख चुके हैं। तो यही शिक्षण के चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था एवं उत्तर क्रिया अवस्था। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो दृश्य सामग्री है, आपके ऑप्शन है ग्रामोफोन, चलचित्र, श्यामपट्ट या लिंग्वाफोन। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि चलचित्र या श्यामपट्ट दोनों दृश्य सामग्री है, लेकिन अगर दृश्य सामग्री की बात करें तो ऐसी सामग्री जिसमें केवल आपको दिखाई देता हो, सुनाई ना देता हो। तो चलचित्र में आपको दिखाई और सुनाई दोनों देता है, ग्रामोफोन में आपको सुनाई देता है, लिंग्वाफोन में भी सुनाई देता है। केवल श्यामपट्ट ऐसा है जिसमें आपको खाली दिखाई देता है, आप लोग उसमें सुन नहीं सकते हैं कोई आवाज़। तो यानी श्यामपट्ट जो होगा वो आपका दृश्य सामग्री में आएगा। अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गए। अगले होते देखिए किन्हीं 2 शिक्षण प्रविधियों का नाम हमें लिखना है। तो अगर 2 शिक्षण प्रविधियों की बात करें उससे पहले जानते हैं कि शिक्षण प्रविधियां होती क्या होती हैं। तो जैसे पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय अध्यापक जो है किन्हीं ऐसे युक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे कि पाठ्य वस्तु में बच्चों के अंदर जिज्ञासा व रोचकता बनी रहे, जिज्ञासा व रोचकता बनी रहे। जैसे होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो होती हैं कि जिससे बच्चा ध्यान लगाए, उसकी रुचि रहे। उसी प्रकार से पाठ्य वस्तु को समझाते समय शिक्षक किन्हीं ऐसी विधियों का उपयोग करता है जिससे कि पूरे पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के दौरान बच्चे के अंदर जिज्ञासा में रुचि रहे, वो अच्छे ढंग से सीख पाए, तो उन्हें शिक्षण प्रविधियां कहते हैं। अब बात करते हैं प्रविधियों के कुछ नाम। तो देखिए व्याख्या विधि होती है आपकी, स्पष्टीकरण विधि होती है, ये सब आपकी प्रविधियां होती हैं। व्याख्या, स्पष्टीकरण, विवरण, कहानी कथन, ये सब आपकी प्रविधियां होती हैं। तो आपको 2 ही लिखना था, आप कहानी कथन भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से क्या आशय है। देखिए प्रेरणा यानी नाम से स्पष्ट है कि अंदर की आत्मशक्ति, रुचि। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे आवश्यक होती है प्रेरणा, यानी सीखने का आधार कहा जाता है प्रेरणा को। अगर आपके अंदर किसी भी कार्य के प्रति प्रेरणा है तो आप वो कार्य 50% तो अपने आप सीख जाएंगे। तो किसी भी कार्य को सीखने का आधार होता है प्रेरणा। एवं केली महोदय, एक मनोवैज्ञानिक थे केली महोदय, उन्होंने कहा था शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में होना चाहिए। अगर शिक्षण का कार्य हो रहा है तो अभिप्रेरणा आवश्यक है। और अभिप्रेरणा जो है 2 प्रकार की होती है, एक होता है शाब्दिक अभिप्रेरणा और एक होता है अशाब्दिक अभिप्रेरणा। तो अगर हम बात करें शाब्दिक की, तो इसमें जो है शाबाश,
अच्छा, उत्तम, आप ऐसा बोल सकते हैं। और अशाब्दिक में आप जैसे दंड पुरस्कार जो होते हैं, अशाब्दिक में जैसे आप किसी को पनिश कर दें तो ये सब अशाब्दिक प्रेरणा होती है। तो जो है शिक्षण में प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। शिक्षण की 2 विशेषताएं हमें बतानी है। शिक्षण की हमें 2 विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें, शिक्षण की बहुत सारी विशेषताएं, केवल आपको 2 लिखनी है। तो शिक्षण जो है सुनियोजित होना चाहिए। सुनियोजित होता है यानी पहले से निर्धारित होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रेरणादायक होता है, इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। आपको पूरा लाइन बना के लिखना है कि शिक्षण जो है सुनियोजित होता है, शिक्षण प्रेरणादायक होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है इसमें कि देखिए बच्चे का जो अधिगम स्तर अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से शिक्षण किया जाता है कि सभी बच्चे सीख पाएँ। विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। और शिक्षण जो है प्रगतिशील होता है। हमेशा जो है आप उसमें से कुछ ना कुछ आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। सुझावात्मक होता है, यानी ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक की मनमानी चल रही है, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो सुझाव के द्वारा आप उसे सही करा सकते हैं। उपचारात्मक होता है, निदानात्मक होता है, ये सभी जो है शिक्षण की विशेषताएं होती हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो सुनियोजित, प्रेरणादायक, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, प्रगतिशील होता है एवं सुझावात्मक होता है, ये सभी शिक्षण की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, संप्रेषण से क्या आशय है। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषण से आशय बताना है आपको। तो संप्रेषण जो शब्द है, ये अंग्रेजी का जो कम्युनिकेशन शब्द होता है उसका हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। और ये जो है लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द से मिलकर बना है। इसकी उत्पत्ति कम्युन्यूस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, सामान्य या कॉमन। तो अगर हम बात करें संप्रेषण की, संप्रेषण होता क्या है, तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जब विचारों, भावनाओं और प्रभावों को इस प्रकार विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जब विचारों, भावनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान किया जाता है और इस प्रकार से किया जाता है कि लोग जो है संदेश को समझ पाए स्पष्ट रूप से, तो वही होता है संप्रेषण, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अब अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सहगामी शिक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। सहगामी शिक्षण की उपयोगिता लिखना, उससे पहले जानते हैं कि सहगामी शिक्षण होता क्या है। तो अगर हम बात करें सहगामी शिक्षण की, तो वही क्रियाएं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती रहती हैं। इन्हें कहीं कहीं ऐसे पूछा जाता है कि पाठ्य सहगामी शिक्षण बताइए, तो ना, यानी किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय उसके साथ साथ जो क्रियाएं चलती हैं वही पाठ्य सहगामी शिक्षण होता है, जो विद्यालय में कराया जाता है। इसका उतना ही महत्व है जितना कक्षा में जो पाठ्य वस्तु पढ़ाया जाता है उसका जितना महत्व होता है, उतना ही पाठ्य सहगामी शिक्षण का महत्व होता है। अगर हम इसका उपयोगिता बताएं तो इसमें जो है प्रतिभाएं जो होती हैं, नए प्रतिभाओं की खोज होती है, छात्रों के अंदर नए प्रतिभाओं की खोज होती है, नए प्रतिभाओं का पता लगता है। बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है, चौमुखी विकास जिसे कहते हैं। इसलिए जो है सहगामी शिक्षण यानी पाठ्य वस्तु के साथ साथ कुछ क्रियाएं करके बच्चों को शिक्षा दी जाती हैं और बच्चों को जो प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। अगर कोई आप क्रिया करा रहे हैं शिक्षण के साथ सहगामी क्रिया, तो जो बच्चे के अंदर जानकारी होगी वो अपना बताएगा, तो प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है बच्चों को। और अगर और बात करें तो आपसी जो है सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं बच्चे, तो जो एक दूसरे के प्रति जानकारी होती है वो शेयर करते हैं और बच्चों के अंदर मित्रता की भावना जागृत होती है, आपसी अंतःक्रिया होती है। तो ये जो है आपके सहगामी शिक्षण की उपयोगिता होती है। इनमें से आपको 2 ही लिखना था, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो हम 21वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक का ही पाठ होता है उपचारात्मक। इससे जो है छात्र के जो अधिगम की त्रुटियां होती हैं ये दूर हो जाती हैं, अधिगम की त्रुटि समाप्त होती है और उत्तम भाषा प्रयोग की क्षमता बच्चे के अंदर आती है, यानी जो भाषा संबंधित त्रुटियां होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। उत्तम भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है छात्र। और अगर बात करें समय एवं शक्ति का संरक्षण होता है, यानी आप गलत चीज़ों में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे और शक्ति नहीं बर्बाद करेंगे, जो भी गलत रहेगा वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं इनमें आत्मविश्वास की भावना होती है, आ जाती है, क्योंकि टीचर जो है उन्हें अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता है, तो मंद बुद्धि में आत्मविश्वास आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पुनर्वलन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है। पुनर्वलन यानी नाम से स्पष्ट है कि बार बार बल देना किसी चीज़ पर, वही होता है पुनर्वलन कौशल। अब ये पुनर्वलन का अर्थ होता है यानी आंतरिक बल, किसी चीज़ को सीखने के लिए जो बार बार हम किसी को प्रेरित करते हैं वही होता है पुनर्बलन। छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो बल दिया जाता है, बार बार उन्हें प्रेरित किया जाता है, वही कह सकते हैं आपको प्रेरित करना,
बार बार प्रेरित करना, यही पुनर्बलन होता है। तो यही होता है पुनर्बलन। और ये जो एक प्रकार से उद्दीपन का कार्य करता है, उद्दीपन का कार्य इस प्रकार से करता है, अगर उद्दीपन रहेगा तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है। तो यही पुनर्बलन कौशल होता है, जिसका पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, यानी बच्चे को शिक्षा प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए जो अंदर से प्रेरणा दी जाती है, वही होता है पुनर्बलन कौशल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो अगर हम बात करें प्रकृति के अनुसरण शिक्षण सूत्र से, तो ऐसा शिक्षण सूत्र जिसमें प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है, वही जो है प्राकृतिक शिक्षण सूत्र कहलाता है। यानी प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण सूत्र दिया जाता है। प्रकृति को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप कक्षा 2 का बच्चा है, उसे आप कक्षा 6 की किताब पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है उतनी। तो उसके क्षमता के हिसाब से हमें उसको शिक्षण देना है। और प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए हमें जो शिक्षण प्रदान किया जाता है, वही होता है प्रकृति का अनुसरण करते हुए शिक्षण सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई भी 6 का विद्यार्थी है, उसे आप MA की किताब दे देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो क्योंकि उसका अधिगम स्तर उस स्तर पर नहीं पहुंचा कि वो समझ पाए। तो उनके अनुसार बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना प्रकृति के अनुसरण शिक्षण सूत्र कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है आपका 24वां, बहुकक्षा शिक्षण की 2 समस्याएं लिखिए। अब बहुकक्षा शिक्षण नाम से स्पष्ट है कि एक ही कक्षा में अनेक कक्षाओं का संचालन करना। जब किसी भी विद्यालय में, आप लोगों ने अक्सर बेसिक के जो विद्यालय होते हैं प्राइमरी स्कूल, उसमें देखा होगा उसमें 2 ही क्लास होते हैं। एक क्लास में 1, 2, 3 की कक्षाएं संचालित होती हैं, दूसरे क्लास में 4 और 5 की कक्षाएं संचालित होती हैं। तो जब विद्यालय में शिक्षकों की कमी रहती है, शिक्षकों का अभाव होता है, उस समय एक ही कक्षा में 1 से अधिक कक्षाएं संचालित की जाती हैं, तो वह प्रक्रिया बहुकक्षा शिक्षण कहलाती है। अब हमें समस्याओं की बात करनी है, तो समस्याएं ये होती हैं इसमें कि अध्यापक सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाता है, सभी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि जो अध्यापक होता है एक ही विषय का लगभग जानकार होता है। और सभी छात्रों पर भी ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि एक ही कक्षा में एक कक्षा से अधिक छात्र हैं, तो वो बराबर सबको ध्यान नहीं दे पाएगा और जो है अधिगम स्तर वांछित स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, बच्चे सीख नहीं पाते हैं, छात्रों पर ध्यान कम रहता है। अगर बात करें अध्यापक का कार्य बढ़ जाता है, ये सब हमको समस्याएं बतानी है, तो अध्यापक का जाहिर सी बात है कार्य बढ़ जाता है। और मान लीजिए उस विद्यालय में एक ही शिक्षक है, तो वो कभी आकस्मिक अवकाश लेता है तो विद्यालय बंद हो जाता है, क्योंकि और कोई शिक्षक है नहीं, तो विद्यालय बंद रहता है आकस्मिक अवकाश लेने पर, ये आप लिख सकते हैं। और अगर बात करें तो सभी छात्रों पर शिक्षक निगरानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो छात्र पर निगरानी नहीं हो पाती है। तो ये सब समस्याएं होती हैं बहुकक्षा शिक्षण में, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए उपचारात्मक शिक्षण नाम से स्पष्ट है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों की समस्याओं का उपचार किया जाता है, वही होता है उपचारात्मक शिक्षण। इसके 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो इससे जो है बच्चों में, जो बच्चों के अंदर त्रुटियां होती हैं, भाषा के प्रति त्रुटियां होती हैं, उनको दूर किया जाता है, भाषा की त्रुटियां समाप्त की जाती हैं उपचारात्मक शिक्षण में। तथ्यों का बोध कराया जाता है। जैसे कई ऐसे होते हैं इसमें बच्चों को तथ्य नहीं पता रहते हैं, उनके अंदर उत्सुकता रहती है कि ये कैसे हो रहा है, तो उस उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों को तथ्यों के द्वारा उनके जो डाउट होते हैं वो क्लियर किया जाता है। तो आपको 2 उद्देश्य लिखने थे, आप और अधिक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर की बात करते हैं, यानी एक होता है अपेक्षित अधिगम स्तर, एक होता है न्यूनतम अधिगम स्तर। तो अगर हम अपेक्षित अधिगम स्तर की बात करें तो वह न्यूनतम अधिगम स्तर जिससे एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वो निर्धारित समय अंतराल में उसको उतना सीख जाएगा, वो होता है अपेक्षित अधिगम स्तर। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूनतम अधिगम स्तर की बात करें तो न्यूनतम से स्पष्ट है कि सबसे कम, यानी वह प्रक्रिया जिसमें निर्धारित के द्वारा बच्चे को किसी निश्चित समय अंतराल पर कम से कम कितना सीखना चाहिए, यानी जो न्यूनतम स्तर होता है सीखने का, वही होता है न्यूनतम अधिगम स्तर। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी छात्र को एक निर्धारित समय के अंतराल कम से कम उस स्तर तक जानकारी हो जाना न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी छात्र को एक निर्धारित समय के अंतराल किसी भी निर्धारित पाठ्यवस्तु का एक निर्धारित समय में ज्ञान उपलब्ध करा देना न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। अब बात करते हैं शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के 2 कार्य लिखिए। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री यानी जो है आपका ऑडियो वीडियो सामग्री होती है, ये बच्चों के अंदर रुचि पैदा करती है सीखने के लिए, समझने के लिए।
तो ये रुचि पैदा करती है, यही 2 कार्य होते हैं। पाठ्यवस्तु के प्रति रुचि होती है तो वो ध्यान से सीखते हैं और समझते हैं। और तथ्यात्मक सूचनाओं को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं, आप लिख के दे देंगे तो बच्चे उतना ध्यान से नहीं देंगे, लेकिन आप विजुअलाइज करके उनको दिखाएंगे तो वो जो है बहुत ध्यान से समझेंगे। रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तथ्यात्मक सूचनाओं को। बच्चे जो है क्रियाशील रहते हैं, पूरी कक्षा अवधि के दौरान ये क्रियाशील बने रहते हैं। तो ये सब श्रव्यदृश्य सामग्री के कार्य होते हैं। और पढ़ने में रुचि बनाए रखते हैं। 2 ही लिखना था, आप लोग जो है 1 से अधिक भी, 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। पढ़ने में रुचि रहती है। तो ये सब शिक्षण में जो है श्रव्यदृश्य सामग्री के 2 कार्य। गणित के 4 उपकरणों के नाम लिखिए। गणित किट के हमें 4 उपकरण के नाम लिखने हैं। तो गणित किट मैं आपको बता चुका हूँ, 2022 के प्रश्न पत्र में भी आया था और ये आपके 2020 में भी है। गणित के किट के 4 उपकरण अगर हम बात करें तो पहला होता है ठोस आकृतियाँ। सबसे पहले जो होती हैं ठोस आकृतियाँ, जैसे आप त्रिभुज ले लें, वर्ग ले लें, आयत ले लें, ये सब जो होती हैं ये गणित किट के अंतर्गत आती हैं। आपका त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, शंकु हो गया, ये सब ठोस आकृतियाँ होती हैं। और बात करते हैं तो ये होते हैं जो है गिन तारा, जो आप लोग जानते हैं गिन तारा होता है, घनाकार छड़ें होती हैं, ये भी गणित किट के अंतर्गत आती हैं। फेंसन डिस्क यानी भिन्न चक्र इसे कहते हैं, ये भी गणित किट का पार्ट है। और एक होता है डोमिनोज सूझने पर स्ट्रिप्स, यानी ये भी जो एक प्रकार से गणित किट होता है। तो आपको 4 नाम लिखने हैं तो आप ठोस आकृतियाँ लिख सकते हैं, गिन तारा लिख सकते हैं, भिन्न चक्र लिख सकते हैं और डोमिनोज सूजन स्ट्रिप्स लिख सकते हैं। ये भी एक गणित किट होती है। डोमिनोज सूजने पर स्ट्रिप्स, ये सभी 4 गणित के किट हो गए। अब आप अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनुभूति से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र से आपको क्या आशय है? अनुभूति से युक्त नाम से स्पष्ट है कि अनुभव के द्वारा शिक्षा देना। इस जो है शिक्षण सूत्र में आप कोई तर्क नहीं, कोई एक वह ज्ञान जो तर्क नहीं होता है वही होता है अनुभूति से युक्त। इस शिक्षण सूत्र में आप जो है ज्ञान का तर्क, ये जो ज्ञान होता है ये तर्क पर आधारित नहीं होता है। अनुभूति युक्त जो शिक्षण सूत्र है इसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो तर्क पर आधारित नहीं होता है। जो अध्यापक होता है वो अपने पूर्व अनुभव, जो उसके पहले के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को एक प्रकार से तर्क में पिरो कर ज्ञान देने का प्रयास करता है, वही होता है अनुभूति से युक्त शिक्षण सूत्र। इसमें जो है ये ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता है। अध्यापक जो है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर शिक्षा देता है, उन्हें तर्क संगत बनाकर बच्चों को शिक्षा देता है। यही होता है अनुभव से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र। अब बात करते हैं सामूहिक संप्रेषण के 2 गुण लिखिए। देखिए गुण लिखना है आपको, यानी मेरिट्स लिखने हैं, इसकी विशेषताएं लिखनी है, लाभ लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सामूहिक संप्रेषण की बात करें तो इसमें जो है समय एवं धन की बचत होती है, क्योंकि एक ही साथ आप कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सामूहिक संप्रेषण हो रहा है, समय धन की बचत होती है। और प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। बच्चे एक साथ बैठे होते हैं तो उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, सभी लोग आपस में जवाब देने का कोशिश करते हैं, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये सभी जो है सामूहिक संप्रेषण के गुण होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।